हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस पे। सो एज यू ऑल नो वी आर डूइंग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यूनिट 3 एंड वी हैव ऑलरेडी डन सर्टेन चैप्टर्स like organizational behavior, perception, a personality. So we have already done these chapters. So today we will start मोटिवेशन चैप्टर नंबर 15। सो जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाके पूरी 3 यूनिट्स का अभी तक का सिलेबस कवर कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑल्सो। वी हैव डन 12, 13 एंड 14 चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डू 15 chapter, that is motivation. So let's start without wasting any further time. Let's start the chapter motivation. So here we have slide. Firstly, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन मीन्स कोई ऐसा फोर्स, कोई ऐसा ड्राइव जो आपको पुश करता है आपका गोल अचीव करने के लिए। एज हियर इट इज़ रिटन दैट मोटिवेशन इज़ द रीज़न और ड्राइव बिहाइंड वाई वी डू थिंग्स। कुछ ऐसी ड्राइव होती है या ऐसा रीज़न होता है जिसके लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। इट्स व्हाट पुशेस अस टू टेक एक्शन, वर्क टूवर्ड्स गोल्स एंड मेक डिसीजंस। ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें पुश करती है, कोई काम करने के लिए मजबूर करती है, हमारे गोल्स की तरफ हमें लेके जाती है और हमें डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है। Whether it's a desire to achieve something, fulfill a need or avoid discomfort, motivation is what fuels our behavior and keep us moving forward. अब बोले जा रहे हैं मोटिवेशन ये या तो कोई डिज़ायर हो सकता है किसी चीज़ को पाने की, आपकी इच्छा हो सकती है, या फिर आपकी नीड हो सकती है, या आप किसी डिस्कम्फर्ट को, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उसको अवॉइड करने का जुनून हो सकता है आपका। तो मोटिवेशन इज़ व्हाट फ्यूल्स आवर बिहेवियर। एक आपके बिहेवियर में एक तरह से चिंगारी पैदा करता है जिसके थ्रू आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और ज़्यादा। तो मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स है। सो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स निकाले हैं जो मोटिवेशन को हमारे को और बढ़ाते हैं, दैट इज एबिलिटी एंड मोटिवेशन। तो जितनी आपकी एबिलिटी लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी काबिलियत है कोई काम करने की, प्लस जितना आपका लेवल है मोटिवेशन का, ये 2 फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस पे। अब परफॉर्मेंस आपका तभी आएगा, जैसे मैं बोलूँ मेरी परफॉर्मेंस इतनी है, तो परफॉर्मेंस मेरी कैसे आएगी? जितनी मेरी एबिलिटी है, जितना मैं काम कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय मेरे अंदर मोटिवेशन कितनी है। इन 2 चीज़ों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा, इनका मल्टीपल निकाल लूँगा, दैट इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। सो अब आपकी 3 टर्म्स आती है, एक होता है आपका मोटिव, एक होता है मोटिवेशन एंड अलग एक होता है मोटिवेटर्स। सो मोटिव इज इनर स्टेट और डिजायर दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। मोटिव आपका कोई भी इनर स्टेट हो सकता है, आपका डिजायर, आपकी इच्छा हो सकती है जो आपको काम करने पे या कुछ ऐसा एक्ट करने पे मजबूर कर रहा है। ये कोई रीज़न हो सकता है बिहाइंड पर्सनस एक्शंस और डिसीजंस। जो भी आप डिसीजन लेते हो या जिस तरह का आप एक्ट करते हो या एक्शंस लेते हो, ये उनके पीछे का रीजन हो सकता है, दैट इज मोटिव। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करता है, जो आपको प्रेरित करता है कोई एक्शन लेने पे, कोई गोल्स अचीव करने पे, या फिर और बाकी की चीज़ें करने पे आपके बिहेवियर को सर्टेन वे में इन्फ्लुएंस करता है मोटिवेशन। देन मोटिवेटर्स क्या होते हैं? मोटिवेटर्स कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मोटिवेटर्स आर मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेटर्स जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर होते हैं। जैसे आपको वो काम करने पे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि आपने कुछ पा लिया है, कुछ अचीव कर लिया। और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, आपको रिवार्ड मिल सकता है, ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, या रिकग्निशन मिल सकती है, आपको लोग जानना शुरू कर देंगे या आपको प्रेज करेंगे। दीज आर मोटिवेटर्स। जो बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स कुछ आपके पर्सनल नीड्स हैं जिनकी वजह से आप इतना ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, दीज आर मोटिवेटर्स। लेकिन मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे आप अपने डिज़ायर गोल की तरफ बढ़ते हो और आपको एक बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और मोटिव क्या है? मोटिव जैसे आपको भूख लगी है तो कुछ खाना है आपने, दैट इज़ योर मोटिव।
मोटिव एक सिंगल स्टेट है, एक डिज़ायर है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हो, लेकिन मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो समय के साथ आपका बढ़ता रहता है या घट भी सकता है। एंड मोटिवेटर्स, मोटिवेशन को अचीव करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मोटिवेशन को। दीज आर मोटिवेटर्स। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द फीचर्स। सो फीचर्स क्या है मोटिवेशन के? मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग। मोटिवेशन आपकी इनर फीलिंग है, आप सभी जानते हो। आपके पर्सनल गोल्स को अचीव करना है, आपकी नीड्स क्या है, आपके डिज़ायर्स क्या है, उनको फुलफिल करना है। दीज आर योर मोटिवेशनल फैक्टर्स। देन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन जब आपके अंदर आ जाता है तो आप क्या करते हो, अपने गोल को पाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करते हो, अपने बिहेवियर, अपनी एनर्जी उस तरफ आप लगाते हो जो चीज़ आपको अचीव करनी हो, जो भी डिज़ायर्ड आउटकम आपको चाहिए उसके प्रति आप काम करना शुरू कर देते हो। तो इट इज़ गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि आप सभी अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं आप सबको पार्टी दूंगा, ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मैं बोल सकता हूँ कि आपने अगर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं आपके 0 मार्क्स लगाऊंगा, ये नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। या फिर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा, ठीक है, ये नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। नेगेटिवली मोटिवेट कर रहा हूँ, बट बेसिकली इससे आप क्या करोगे, एक आपको पुश मिलेगा। आप पुनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, नेगेटिव मोटिवेशन को अवॉइड करने के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के बजाय, भुगतने से अच्छा आप सोचोगे इससे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स में आप एक चीज़ कॉमन देखिए, आपका गोल जो होगा वो अचीव होगा। आपका गोल है अच्छे मार्क्स लेना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, तो ये सारे गोल्स आपके फुलफिल हो रहे हैं। वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव डजेंट मैटर, बट मोटिवेशन विल लीड यू टू योर वे। आपके जो गोल है उसकी तरफ आपको मोटिवेशन लेके जाएगा। वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव डजेंट मैटर। देन मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन स्टैटिक नहीं है, इट कैन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। जैसे जैसे आपके डिज़ायर्स बढ़ते जाएंगे, आपकी नीड्स इंक्रीज होती जाएंगी, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे उस हिसाब से आपका मोटिवेशन भी चेंज होता रहेगा। प्लस इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को पा लेने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तब नया मोटिवेशन आपके अंदर जागरूक हो जाएगा। देन मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एज यू ऑल नो, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे इमोशंस भी आ जाते हैं कई बार आपके बीच में, कई बार आपके डिज़ायर्स, कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, आपके माता पिता बोल सकते हैं कि ये काम करो, तब आप उनको करोगे। इमोशंस वहाँ पे इफेक्ट कर जाएंगे। आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस आपको इफेक्ट कर सकते हैं, कोई काम करने को मजबूर कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आपके मोटिवेशन आ सकता है। देन हैम्पर्ड बाय फ्रस्ट्रेशन। कई बार आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एक तरह से ऑब्स्टेकल है जब आप अपना गोल पाना चाहते हो लेकिन फ्रस्ट्रेशन, आपका वो गोल कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप मान लीजिए यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, लेकिन बार बार अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स आप दे रहे हो, लेकिन वो एग्ज़ाम आपका हो नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है वो वीक हो जाएगा। वो आपकी मोटिवेशन को डिसरप्ट कर लेगा। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण आपका मोटिवेशन ख़त्म भी हो सकता है। देन डिफरेंट फ्रॉम जॉब सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन एक अलग चीज़ है, जॉब से सेटिस्फेक्शन मिलना एक अलग चीज़ है। जो आपको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको जो कंफर्ट फील होता है, अपना काम करने में खुशी होती है, दैट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन, और आपको जॉब से अच्छी सैलरी मिल रही है। बट वेयर एज मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जो होता है आपको ड्राइव करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज़ मोटिवेशन। देन आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पे। मोटिवेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, जैसे इससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉय जो आपके छोड़ के जाते हैं आपकी कंपनी को, या एब्सेंट होते हैं, काम पे आने से उनको बुरा लगता है, ये इसको दूर कर सकता है। आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। बेटर ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, आपकी एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन अच्छी होगी तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा बन जाएगा। देन बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आपके जो वर्क फोर्स होगी अगर वो मोटिवेटेड होगी तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स भी अच्छे मेंटेन कर पाएंगे। देन उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी टू चेंज। अब जो मोटिवेटेड लोग होते हैं वो हर चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हर चेंज को, हर मुसीबत को अपना लेते हैं, जो भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं।
वेयर एज जो अनमोटिवेटेड पीपल होते हैं, जिनमें मोटिवेशन नाम की चीज़ नहीं होती है, वो हर चीज़ को एक तरह से बुरी नज़र से देखते हैं, उनको चैलेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। क्रिएट्स अ सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, जब लोग आपके साथ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एक बहुत अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, विच विल इवेंचुअली हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन। देन हेल्पफुल इन चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड चेंज करने में मोटिवेशन हेल्प करता है। एक पॉजिटिव माइंड सेट होता है मोटिवेटेड लोगों का, विच विल इवेंचुअली हेल्प्स टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। देन वी हैव अब कुछ मोटिवेशन की थ्योरीज है। मोटिवेशन की थ्योरीज में फर्स्ट आती है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हम एक बार पहले भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि हमारे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती है, जिसमें हमें फूड वाटर शेल्टर चाहिए। देन सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। आपको ये पाना है, आपका मोटिवेशन है यहाँ पे, आपका मोटिवेशन है कि आपको सरवाइव करना है, उसके लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद जब ये मोटिवेशन फुलफिल हो जाएगी तो आपको क्या चाहिए, आपको फिजिकल एंड इमोशनल हार्म सेफ्टी चाहिए। आपको फिजिकली और इमोशनली सेफ्टी चाहिए। आपको इमोशनली स्टेबल बनना है, फिजिकली आपको स्टेबल बनना है, आपको सेफ्टी चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए हेल्थ एंड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जब ये आप फुलफिल कर लोगे तो आप नेक्स्ट नीड पे मूव करोगे, दैट इज सोशल नीड्स। अब आपको सोशल बिलोंगिंगनेस चाहिए, सोशल इंटरेक्शन चाहिए, फैमिली फ्रेंड्स चाहिए। देन ये फुलफिल करने के बाद आप स्टीम नीड पे आ जाते हो, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ स्टीम चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, सोसाइटी में आप चाहते हो लोग आपको जाने। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे आ जाओगे, जहां आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। परोपकारी टाइप नीड्स होंगे, यहाँ पे आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुके हो, बस अब अपने पर्सनल ग्रोथ पे, अपने परोपकार पे आप बिलीव करते हो, आप काफ़ी संत टाइप इंसान बन चुके हो, जहाँ ये आपका बेस्ट वर्जन होता है एक तरह से। तो ये थी आपके मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। बट इसके अजम्पशंस भी है, जैसे नीड्स जो होंगी वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज की गई है, बट इन रियल लाइफ यू कैन सी आपको फूड भी एक टाइम पे चाहिए, कपड़े भी एक टाइम पे चाहिए, आपको सोशल नीड्स भी फुलफिल करनी है, प्लस सेल्फ स्टीम भी फुलफिल करना है। तो ये सारे हॉरिजॉन्टली एक साथ आपकी चलती हैं। बट यहाँ पे बोला गया है कि एक नीड को फुलफिल करने के बाद आप दूसरी नीड पे जाओगे, फिर दूसरी फुलफिल करने के बाद तीसरी नीड पे जाओगे। तो ये इसका अजम्पशन है। आपने एज्यूम किया कि ऐसा नहीं होता है, बस एक हायरार्किकल ऑर्डर में चलते हैं। वंस नीड इज सेटिस्फाइड इट विल नॉट लॉन्गर मोटिवेट्स बिहेवियर। एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद वो उस बिहेवियर को मोटिवेट नहीं करती है, ये भी एज्यूम किया आपने। देन उसके बाद ये जो हायरार्की जो अलग अलग हायरार्की आपने बनाई है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्या पता यहाँ पे कम टाइम लगे, यहाँ पे ज़्यादा। तो आपने ये चीज़ भी डिफाइन की है, यहाँ पे एजम्पशन लेके चले। तो इसका क्रिटिसिज्म भी इन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पे आता है। जो हायरार्की होती है वो अप्लाई नहीं होती है यूनिवर्सली, हम ओवरलैप कर सकते हैं, कई बार साथ साथ में हमारी नीड्स चल सकते हैं। और यहाँ पे एम्पेरिकल सपोर्ट नहीं है कोई इस थ्योरी का, ये थोड़ा इसमें हम कुछ फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ये एजम्पशन बेस्ड है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम टू फैक्टर थ्योरी गिवन बाय फ्रेडरिक हर्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने 1959 में टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने मोटिवेटर्स बताए थे। मोटिवेटर्स हमारे इंस्टिंक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हमें हेल्प करते हैं। इससे इसमें आते हैं आपके अचीवमेंट, आपको अचीवमेंट करना है, आपको कोई गोल अकम्प्लिश करना है, आपको सक्सेसफुल बनना है। देन आपको रिकग्निशन चाहिए, आप चाहते हो कंपनी में सारे लोग आपको जाने कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। आपको वर्क इटसेल्फ, आपका काम आपको पसंद है, ये भी आपको मोटिवेट करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी गई है, कोई सर्टन टास्क है जॉब से रिलेटेड, तो आपको वो फुलफिल करनी है। देन एडवांसमेंट, आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए। इसके लिए ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, मोटिवेटर्स जिनको हम बोलते हैं। और आपको ग्रोथ चाहिए, तो फ्रेडरिक हर्सवर्क ने आपको मोटिवेटर्स दिए थे। देन सेकंड फैक्टर इन्होंने हाइजीन फैक्टर्स दिए थे, जिनको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं। अगर ये जॉब में एब्सेंट होंगे तो आपको एक जॉब डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। इनका मोटिवेशन से लेना देना नहीं है, बट कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, सैलरी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं होंगे, तो ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स अगर मिसिंग होंगे आपकी जॉब में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो आपको जॉब से डिससेटिस्फेक्शन मिलेगी। वेयर एज अगर मोटिवेटर्स होंगे जो कि इंटरनल फैक्टर्स है, तो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी मोटिवेशन की थ्योरी थी।
नेक्स्ट हमारी आती है इसका क्रिटिकल एनालिसिस, एक बार आप पढ़ लेना। देन उसके बाद कैरेट एंड स्टिक के अप्रोच पे आते हैं। कैरेट एंड स्टिक के अप्रोच बेसिकली ये होगी, अगर आपका रैबिट आपकी बात मानेगा तो उसको आप गाजर खिलाओगे, अगर नहीं मानेगा तो उसको आप डंडा मारोगे। जैसे जू में होता है, अगर एक शेर है उसको कुछ करने के लिए बोला जा रहा है एक टाइगर को, तो टाइगर को अगर अच्छा काम करेगा उसको ट्रीट दी जाएगी, अगर नहीं करेगा तो उसको डंडा मारेंगे। वैसे डॉग के साथ आप करते हो। इन अ सिमिलर वे अगर आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है तो आप उसको कोई मोटिवेशनल फैक्टर्स सामने रख दीजिए। जैसे आपने एक एम्प्लॉय से काम करवाना है तो उसके सामने एम्प्लॉयज़ से अगर आप कोई वर्क करवाना चाहते हो तो उसके सामने रिवार्ड रख दीजिए, ठीक है, उसको रिवार्ड दे दीजिए। उसको कोई किसी भी तरह का इंसेंटिव हो सकता है, उसको एक्स्ट्रा रेट्स दे प्रोवाइड्स कर सकते हो, एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड्स कर सकते हो, एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो। देन इसके एडवांटेजेस क्या होगी, आपको क्लियरली ये एक बहुत इजी थियरी है, आप इसमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितना आपको इजीली ये अंडरस्टूड है कि अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो आप उसके सामने कोई रिवार्ड रख दीजिए। अगर उसको आपने अगर वो काम वो नहीं करके देगा तो उसके सामने स्टिक रख दीजिए, यानी कि उसको थोड़ा सा डरा दीजिए, एक पनिशमेंट रख दीजिए उसके सामने। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये ज़्यादातर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स पे डिपेंड करती है। अगर अब आप देख लीजिए, हमने बोला रिवार्ड रखिए, रिवार्ड दैट इज़ कैरेट, या फिर पनिशमेंट रख दीजिए अगर वो काम नहीं करेगा, पनिशमेंट जिसको हमने स्टिक बोला है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये एक्सट्रिंसिक है, ये बाहर से आ रहे हैं। और जब एक इंसान, एक पर्सन मोटिवेट तब तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप से इंट्रिंसिकली उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना जागृत हो, जब तक वो इंटरनली मोटिवेटेड ना हो। यहाँ बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, तो यहाँ पे रिवार्ड पनिशमेंट से आपको पढ़ा लिखा देंगे, बट वहाँ पे आपका इनर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सो इंटरनली आपको मोटिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैरेट एंड स्टिक का अप्रोच का सिर्फ यही डिसएडवांटेज है। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, दैट इज मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर ने दी थी इन 1960। उन्होंने अपनी बुक में इसको पब्लिश किया था, इस थियरी का नाम दिया था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ये भी हमने पहले करके रखी हुई है, इसमें आपको पता है थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव व्यू दिखाती है। ये ऐसे इंप्लॉयज़ होंगे जो काम नहीं करना चाहते, लेजी है, आपने ये पहले भी किया हुआ है। देन थ्योरी वाई वाले जो होंगे वो अच्छे इंप्लॉयज़ होंगे, ये पॉजिटिव व्यू रिप्रेजेंट करती है ये थ्योरी। इसमें आपको पता है कि जो अच्छे इंप्लॉयज़ होंगे वो काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ डायरेक्टेड होंगे। तो इन्होंने दो पार्ट्स में एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया था मैकग्रेगर ने। देन आ जाते हैं हम फिफ्थ थ्योरी पे, दैट इज ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ब्रूम्स जो थे कैनेडियन प्रोफेसर थे, एक साइकोलॉजी के, और इन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी थी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बेसिकली इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि आपकी मोटिवेशन किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी। बैलेंस क्या होता है आपका, जो आप एक्सपेक्टेड आउटकम, जो आप चाहते हो अचीव करना, जो रिवार्ड आप चाहते हो, जो आपका रिवार्ड है। मान लीजिए आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, रुपये मिलेंगे आपको कोई काम करने पे, दैट इज़ योर रिवार्ड। और एक्सपेक्टेंसी कैसी होगी, बिलीफ, आपका जो इनर बिलीफ है कि आपके एफर्ट्स जो है वो डिज़ायर परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं, आप वो काम कर पाओगे या नहीं, दैट इज़ योर डिज़ायर परफॉर्मेंस। जो आप सोच रहे हो कि मैं इतना कर पाऊंगा, शायद मैं इतना कमा पाऊंगा। देन इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होगी, आपका बिलीफ जो आपको लीड करता है टूवर्ड्स योर डिज़ायर रिवार्ड। आपका जो अंदर की सोच है, आपका अंदर का बिलीफ है, आपकी परफॉर्मेंस है जो आपको आपके रिवार्ड की तरफ लेके जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन लो एफर्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी इन्होंने एक्सप्लेन किया, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो एक बार आप इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा। एंड लो रिवार्ड बैलेंस वगैरह ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस में समझाया हुआ है। देन पोर्टर लॉलर मॉडल आता है। पोर्टर लॉलर जो थे ये दोनों अलग पर्सन है, लेमैन पोर्टर एंड एडवर्ड लॉलर, ठीक है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये भी। इन्होंने ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का ही एक रिफाइंड वर्जन दिया है, इनको इसको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा फेयर करके दिया है इस थ्योरी को। तो इन्होंने पोर्टर लॉलर मॉडल में सिंपल क्या बताया था, they emphasize that motivation is not just about efforts but also about the reward and the perceived fairness.
इन्होंने कहा था कि जो आपका मोटिवेशन है वो सिर्फ रिवार्ड पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमने रूम्स में देखा कि रिवार्ड को अचीव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस लगाई जा रही है, आपके बिलीफ सेट किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि जो रिवार्ड्स है सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, वो रिवार्ड आपके लिए कितना फेयर है, कितना मायने रखता है, ये भी डिपेंड करता है। तो इन्होंने सिर्फ पोर्टर लॉयर मॉडल में इतना ही बताया आपको, बाकी एक बार खुद रीड कर लीजिएगा। देन ऊंची जेड थ्योरी, दैट इज थ्योरी नंबर जेड, मोटिवेशन की थ्योरी है। अब ऊंची भी अमेरिकन प्रोफेसर थे, इन्होंने एक ब्लेंडर, एक मिक्स्ड जो था वो प्रोवाइड कर दिया आपको अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का। इन्होंने थ्योरी जेड निकाल के दे दी। थ्योरी जेड क्या कहती है? कंपनीज कल्चर एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड द वेल बींग ऑफ एम्प्लॉय हैज़ मोस्ट इफेक्ट ऑफ द मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है कि कंपनी कैसी है, आपका कंपनी का कल्चर कैसा है, आपकी कंपनी में कितनी देर नौकरी टिकने वाली है, आपका एम्प्लॉयज़ का वेलबींग वहाँ पे देखा जाता है या नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ एंड आपके जो एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये फीचर्स आप थोड़े देख लेंगे। तो ऊंची जेड थ्योरी में इन्होंने सिर्फ ब्लेंड प्रोवाइड किया है जापानीज एंड अमेरिकन थियरीज का, अमेरिकन मोटिवेशनल थियरीज का। तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेटेड थियरी दी है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे अगर एम्प्लॉय ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं, उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर, देन वो उनको अच्छी सैलरीज मिलती है, उनके वेलबींग के बारे में सोचा जाता है, तो वहाँ पे मोटिवेशन आएगा खुद ब खुद एम्प्लॉयज़ के अंदर और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। देन क्रिटिसिज्म भी है, एक बार आप क्रिटिसिज्म खुद के एंड से रीड कर लेना। देन वी हैव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन। अब मोटिवेशन प्रोवाइड करना है, आप फाइनेंशियली भी मोटिवेट कर सकते हो किसी को। आप उसको बोलिए कि मैं आपको पे करूँगा ज़्यादा या अलाउंसेस दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको बेसिक सैलरी और वेजेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। अगर आपका एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है उसको हाउस अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, डियरनेस डीए मिलेगा उसको। तो ये सब अलाउंसेस दे के आप एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपको बोनस मिल जाएगा, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, रेगुलर सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए। फाइनेंशियल मीन्स पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल मीन्स पैसे से रिलेटेड। देन जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो अलग होंगे, वो अपार्ट फ्रॉम मनी यानी कि पैसे के अलावा। तो बोनस भी आपका पैसे से रिलेटेड आ गया। देन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बेजेस, जितनी प्रोडक्टिविटी आपकी होगी, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे, काम करोगे, उतने ज़्यादा आपको वेज इंसेंटिव्स मिलेंगे पर डे बेसिस पे। या आप प्रॉफिट शेयरिंग में हिस्सा दे सकते हो और जितना प्रॉफिट होगा उसमें से आप उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में को पार्टनरशिप भी आ जाती है। अगर आप अच्छा काम करके दिखाओगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के, या कमीशन आपको मिल सकती है, कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड मिल सकता है फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। देन हम आ जाते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे। अगर आप अच्छा काम करते हो, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एक कंपनी में काम करते हो, तो आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है, पेंशन मिल सकती है, प्रोविडेंट फंड मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और फ्रिंज बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स में बेसिकली आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगा, कंपनी की कार मिल सकती है आपको, पेड वेकेशंस, या फिर ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स आपको, पर्क्स आपको दिए जा सकते हैं, विच आर योर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होंगे आपको रिकग्निशन मिल सकती है आपके लिए मोटिवेशनल। और क्या हो सकता है, एक तो हमने आपको पैसा दे के मोटिवेट कर दिया, एक हो सकता है नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, आपको रिकग्निशन मिल सकता है, आपको एक्नॉलेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी प्रेज़ करेंगे कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। आपको पार्टिसिपेशन करनी है, हर जगह अपना जो मत है वो रखना है, आपको अपनी राय रखनी है। तो ये आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है, आपका स्टेटस इंक्रीज हो सकता है सोसाइटी में, आपको एम्प्लॉयज़ से रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपका सेल्फ स्टीम इंक्रीज हो सकता है अच्छा काम करने से। मोटिवेशन, अगर आप मोटिवेटेड रहते हो, आपके अंदर एक भावना जाग सकती है, आप चैलेंजेस को फेस करना चाहते हो, कम्पीट करना चाहते हो, ये आपका मोटिव हो सकता है, मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। देन वी हैव जॉब इनरिचमेंट।
आपको जॉब अच्छी आपको जॉब में आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देखते हो, आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपका कैरियर डेवलप होगा। कैरियर एडवांसमेंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो आपका कैरियर भी एडवांस हो सकता है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के मिल सकती हैं। सो दीज आर योर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फैक्टर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे विच इज़ लीडरशिप। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर दैट इज़ लीडरशिप। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून।